अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तहरीके इंसाफ के बल्ले ने शेर को भगा दिया, मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर में इल्तवा, क्या इस दफा फिर किसी वफादार की तलाश है? लीबिया और सोमालिया में दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए अमेरिकी फौज की कार्रवाई, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हमला हो सकता है? आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब था PP 72 में। वहां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त दी और जो वोटों का फ़र्क भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार के दरमियान था। फैसलाबाद वो इलाका है जहां अभी चंद हफ्ते कबल, 4 माह कबल जब इलेक्शन हुए, पूरा ज़िला मुस्लिम लीग नून ने जीता था और वहां पर जो मुकाबले के उम्मीदवार थे उनके भी वोटों का तनासब बहुत कम था। क्या हुआ ये इन 4 महीनों में कि वो जगह जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, और ख़ास तौर पर PP 72 ये वो हल्का है फैसलाबाद का जिसमें घंटा घर भी है। ये प्योर एक अर्बन इलाका है जहां पर पार्टी बुनियादों पर वोट दिए जाते हैं, जहां पर लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट देते हैं। आज फैसलाबाद में लोगों ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाया, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा लियाकत अली उनको शिकस्त हुई। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसको सिर्फ इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये एक हल्के का, सूबाई हल्के का ज़िमनी इंतखाब था। ये दरहकीकत एक मैसेज है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि गुज़श्ता 3-4 महीनों में आपने जो भी इक़दामात किए हैं, टैक्सेशन के हवाले से, IMF के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, उस पर एक अवामी रिएक्शन है। इसको एक ख़तरे की घंटी समझना चाहिए। क्या हुआ, किस तरह लोगों ने वोट दिए, क्या उनकी तरजीहात थी, इस सब के लिए चलते हैं फैसलाबाद। हमारे ब्यूरो चीफ जनाब गुलाम मोहिउद्दीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहिउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम समी साहब। मोहिउद्दीन साहब, कुछ बताइएगा कि ये 3-4 महीनों में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार फैसलाबाद जैसे शहर में हार गया, घंटा घर कंस्टिट्यूंसी जिसमें है वो हार गया? बिल्कुल समी साहब, जिस तब्दीली का नारा इमरान खान ने 11 मई से पहले लगाया था, फैसलाबाद में आज वो देखने को मिली। तहरीक इंसाफ ने असल में अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के जो किला कहा जाता है फैसलाबाद को, उसमें दरार डाल दी है। फैसलाबाद का ये घंटा जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, PP 72 72, ये घंटा घर, जिना कॉलोनी, गुलाम अहमदाबाद, गुरु नानकपुरा, ये कदीम इलाके हैं और तमाम जो घंटा घर के तरफ 8 बाजार हैं वो भी इसी में शामिल हैं। यहाँ पर 20 साल से ये मुस्लिम लीग नवाज के पास नशिस्त थी। 1993, 1997, 2002, 2008 और 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से वाज़े मार्जिन के साथ यहाँ से फतह हासिल की थी। तो ख्वाजा इस्लाम 4 मरतबा यहाँ से MPA रहे, शेख एजाज 1 मरतबा MPA रहे, शेर ही यहाँ से जीता रहा। लेकिन आज यहाँ पर शेर को शिकस्त हुई है। वजह जो अभी तक हमें सामने नजर आई है, जश्न का यहाँ पर समा है। मजमूई तौर पर 2 उम्मीदवारों का मुकाबला हरगिज नहीं था, क्योंकि अगर 2 उम्मीदवारों का मुकाबला होता तो यहाँ पर ख्वाजा इस्लाम 4 दफा जीत रहे थे। किसी सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं था। कि 2 जमातों का इलेक्शन था। फैसलाबाद के इस शहरी हल्के में से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर तरीके से वो इजहार किया है जिसको कहा जा रहा था कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। बिजली की लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत, ये तमाम वो मामलात है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो कामयाब करार दी जा रही थी। लेकिन अब अगर देखें, ये यहाँ पर जो लोग हैं ये बाकायदा तौर पर इतने खुश हैं, यहाँ पर बाकायदा हल्ला गुल्ला है यहाँ पर नारा। मोहिउद्दीन, आपकी लोगों से बात हुई होगी, जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि लोग बड़े अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये बयान कीजिएगा कि जो सबसे अहम इशू था आज जो लोगों के जहनों में था वो क्या था? वो खुशी के हालात है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं। कहा जा रहा था कि फैसलाबाद में जो है ताजर या सनतकार बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन अब ताजर तबका, सनतकार तबका बाहर निकला है और भरपूर तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया है। समी साहब, मोहिउद्दीन, ये बताइए कि ये तो आपने शहरी आबादियों में बहुत सारे मसाइल हैं जिसके हवाले से कोई बेहतर नहीं नतीजा निकल सका था, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बड़ा मसला लोगों के जहनों में क्या था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, तो वो आप बताइए वो कौन सा मसला था? समी साहब, फैसलाबाद का ये जो हल्का है ये ताजर बरादरी का हल्का है, सनतकार बरादरी है। तमाम ताजर बरादरी ने भरपूर तरीके से
तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई है और 2% अजाफी सेल्स टैक्स का नफाज जो हाल ही में चंद दिन पहले किया गया और बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ, समझ लें वो इस मुस्लिम लीग नवाज की शिकस्त में उसने आखिरी कील ठोका है। मुस्लिम लीग यहाँ से कहा जा रहा था कि फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद के सनतकार रद्द अमल नहीं ज़ाहिर कर पा रहे 100 दिनों की है मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी पर। ये वो रद्द अमल है जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के जरिए भरपूर तरीके से लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। ये तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद में पहली फतह है, लेकिन अमली तौर पर जो नजर आ रहा है ये मजमूई तौर पर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों पर। अच्छा मयूद्दीन, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी था इस इलेक्शन में, उसने भी कुछ वोट हासिल किए? जी बिल्कुल, राना मुश्ताक अहमद खान है, सिटी सदर हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी के, भरपूर तरीके से उन्होंने इंतखाबी मुहिम लड़ी है और उनके वोट जो है, जो अगर पिछले आम इंतखाबात की बात करें तो उस उम्मीदवार से 2 गुना वोट उन्होंने लिए हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज को वोट देना मुनासिब नहीं समझा। पहली चॉइस तहरीक इंसाफ नजर आई और अगर उनको चांस मिला तो उस जमात को वोट दिए गए जिसके खिलाफ 5 साल तक लोगों ने नारे लगाए। 5000 वोट निकला है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का शहर के इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग, फैसलाबाद के लोग, जिसको ये मुस्लिम लीग नवाज हमेशा अपना किला सफर करती रही और 11 मई से लेकर और 11 मई को क्लीन स्वीप किया, 22 अगस्त को यहाँ पर कौमी असम्बली का एक हल्का, शहर का अन्य 83 और PP 51 चक जुमरा का दही हल्का, वहां भी मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की, लेकिन लीड का मार्जिन कम होता गया। आज वो इतना कम हुआ कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। सर्किट हाउस फैसलाबाद में आज सारा दिन फैसलाबाद की इंतजामी अफसरान और यहाँ के अहम वुज़रा वगैरह बैठे रहे, भरपूर तरीके से जो कोशिश की जाती रही इलेक्शन को मिनोवर करने की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से अपना इजहार किया और आज साबित किया कि मुस्लिम लीग नवाज का ये किला अब शायद नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहुद्दीन। नाज़रीन, आप सुन रहे थे गुलाम मोहुद्दीन इस वक्त घिरे हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, उनके हमदर्दों में, वो लोग नारे भी लगा रहे हैं और ये एक ऐसा वहाँ पर फैसला दिया है अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है और ये मैसेज दिया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को। गुलाम मोहुद्दीन कह रहे थे कि वो टैक्स के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से वो जो हुकूमती फैसले हैं उनको तस्लीम नहीं करते और ये वो ज़िला है फैसलाबाद जहाँ मुस्लिम लीग नून मई को भी इलेक्शन जीती थी, उसके बाद अगस्त का ज़िमनी इंतखाब भी जीती थी, लेकिन आज वहाँ पर शिकस्त हुई है, जिसको ये समझा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी मुस्लिम लीग नून के लिए और ये अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। नए आर्मी चीफ का तकर्रर, नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर, इस पर बात करेंगे कि हुकूमत क्यों इल्तवा का शिकार है, हुकूमत अभी तक गू मगू का शिकार क्यों है, इस हवाले से फैसला क्यों नहीं कर पा रही, जबकि मियाँ साहब ये कह चुके हैं कि तमाम जो तकर्रियाँ हैं वो सीनियरिटी लिस्ट को देख कर की जाएंगी। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वैसे तो तकर्रियाँ और तैनातियाँ किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में, डेमोक्रेसी में एक मामूल का हिस्सा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर यकीनन नहायत अहम होता है और पाकिस्तान में इस पर जब भी ये मौका आया खासा उसमें सलाह मशवरा किया गया। अभी भी ऐसी ही सूरत हाल है। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर हो चुके हैं, जनरल खालिद शमीम वाइन, लेकिन उनकी जगह आर्जी तौर पर जो इख्तियारात हैं वो जनरल कियानी को दिए जाने की बात हो रही है और जनरल कियानी ने ये ऐलान कर दिया है खुद कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, वो कोई नया ओहदा नहीं लेंगे। इससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो उन्होंने मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात को इंटरव्यूज़ देते हुए ये कहा था कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन देनी है या नहीं, इस हवाले से अभी उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन अब नया चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका तकर्रुर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर एक ही दिन होगा और गालबन ये नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। आज हम ये बात करेंगे कि क्या हुआ, कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से जनरल कियानी को ये ज़रूरत पेश आई कि वो 2 महीने पहले ये ऐलान कर दें कि वो कोई नया ओहदा नहीं लेंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो रिटायर हो रहे हैं। फिर दूसरा सवाल ये है
कि जब हुकूमत ये कह चुकी है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्रर किया जाएगा, तो अब घूमगू में क्यों है हुकूमत, तजब्जुब का शिकार क्यों है? और फिर ये भी बात करेंगे कि दुनिया इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद में, उसको किस नज़र से देख रही है। हमारे साथ आज हैं जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शुजा नवाज साहब, और इस्लामाबाद में हमारे एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब शुजा नवाज साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शुजा साहब। वालेकुम सलाम। शुजा साहब, वार ऑन टेरर के हवाले से और जो अगले साल नेटो फोर्सेस जहां से जा रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान की आर्मी का रोल बड़ा अहम है। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ अब तकर्री हो रही है जनरल कियानी का डिपार्चर, किस तरह से वाशिंगटन इसको व्यू कर रहा होगा? मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन में कोई ज़्यादा इसमें फिक्स की बात नहीं है, ना ही लोग फिक्स कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की क़यादत जो है, फौजी क़यादत, उसमें जो पहले 5 सीनियर अफसर हैं, तमाम प्रोफेशनल अफसर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीनियर मोस्ट कोई पोजीशन जाए। ये प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेरोगेटिव होता है, और वो पैनल मांग सकते हैं करंट चीफ से विद और विदाउट रिकमेंडेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि सीनियरिटी पर ही फैसला किया जाए। अभी तक जो 5 सीनियर अफसर हैं वो सब प्रोफेशनल अफसर हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर किसी पर भी फैसला करेंगे वो ज़रूर उसको मद्देनज़र रखेंगे कि न सिर्फ अफगानिस्तान की जंग का खात्मा, लेकिन पाकिस्तान की जंग अभी तक जारी है और जारी रहेगी 2014 के बाद। तो कोई ऐसा लीडर चुने जो कि फौज की अच्छी तरह क़यादत करे और जो कि इंस्पायरिंग लीडरशिप दे फौज को। अच्छा, इस पर कमेंट कीजिएगा शुजा नवाज साहब के इससे पहले जब भी अमरीकी डेलीगेशन यहाँ पर आए, आला उहदेदार आए, तो उसके बाद ये खबरें ज़रूर ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में सामने आई हुकूमती अकाबरीन के साथ गुफ्तगू के दौरान कि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टेन्योर है अगला 1 साल, और उसमें वो चाह रहे थे स्टेटस को हो। आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, क्या अमेरिका की इसमें कोई दिलचस्पी थी? बिल्कुल गलत। मेरी डायरेक्ट बात हुई है कई सीनियर अमेरिकन ओहदेदारान से, और वो बिल्कुल डिनाई करते हैं कि उन्होंने कोई इसमें हिस्सा लिया या हिस्सा लेना चाहते हैं। जाहिर है कि 6 साल उनका जनरल कियानी के साथ काफ़ी अच्छा राब्ता रहा, लेकिन ये ज़रूर समझिएगा कि जनरल कियानी पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह थे, और वो अमेरिका के ख्यालात को ज़रूर सुनते थे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से फैसला करते थे और पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करते थे। आपको याद होगा कि एडमिरल माइक मलन, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, वो 26 दफ़ा पाकिस्तान आए और जनरल कियानी से मिले, और वो समझते थे कि उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन वो भी इस बात पे नाकाम हुए कि जनरल कियानी उनकी बात माने, और जाते जाते उन्होंने कांग्रेस में आर्म सर्विसेज कमेटी में ISI के ऊपर एक बहुत सख्त तनकीद की, और उसके साथ ही जनरल कियानी की भी तनकीद की। आप हमारे साथ ही रहिए शुजा नवाज साहब, मैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं हसन अस्करी साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ गुफ्तगू में। हसन अस्करी साहब, अब बताया शुजा साहब ने भी कि 5 ऑफिसर्स हैं और सारे बड़े कैपेबल हैं। नए आर्मी चीफ को चुनने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में होगा इस वक्त? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में इस वक्त मसला ये बनता है कि एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी सिलेक्ट होना है। उसमें डिबेट ये चल रही है कि नेवी एयरफोर्स से लिया जाए या आर्मी से लिया जाए, फिर आर्मी चीफ भी चुनना है, तो उसकी वजह से ये फैसला जो है वो डिले हुआ है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात ये होगी कि जो वॉर ऑन टेररिज्म में आर्मी एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है, वो किरदार उसी तरह सिविलियन लीडरशिप की कोऑपरेशन के साथ चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कियानी साहब के ज़माने में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस इमर्ज किया है, जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलती है, फैसले करती है, और फिर आर्मी जो है वो फिर इम्प्लीमेंट करती है वॉर ऑन टेररिज्म को। एक्चुअली वो फाइट कर रही है, तो इसी प्रोसेस को वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, और इसीलिए वो जो है सीनियर लोगों में से 1-2 में से किसी एक को वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये उनका डिस्क्रिशन है। लेकिन ये है कि अगर सीनियरिटी का ख्याल रखा जाए तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोवर्सीज़ जो हैं
वो कम पैदा होंगी। और ये बड़ा अहम है कि कंट्रोवर्सीज और स्पेकुलेशंस को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये फैसले जल्द करें, वरना कहानियाँ चलती रहेंगी स्पेकुलेशन में। जो सीनियर जर्नल्स हैं उनके नाम आते रहेंगे, जबकि वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं और उनके नाम पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं आने चाहिए। अच्छा रऊफ, आप बताइए कि एक तो इस पे कमेंट कीजिए कि अगर सीनियरिटी के मुताबिक ही फैसला करना है तो फिर ये गुमगू की कैफियत क्यों, और अगर ये जैसे कहा हसन अस्करी साहब ने, अगर क़यादत के बारे में फैसला नहीं किया गया तो हम क्या मैसेज सेंड करेंगे जो हमारे ट्रूप्स इस वक्त फील्ड में है, कुछ इसलिए कंफ्यूज हैं कि शायद हमने निगोशिएशन करनी है, कुछ अभी ये समझते हैं कि हमने फाइट करना है मिलिटेंट्स के खिलाफ। समी ये बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल जब नवाज शरीफ साहब ये चीन गए थे तो वहाँ पे कुछ हम ये 2-3 सहाफ़ी थे जिन्होंने उनसे एक इनफॉर्मल चैटिंग की थी इसी मसले पे, इसी सवाल पे जो आप पूछ रहे हैं, और मैंने ये उनसे ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि आपके जहन में सीनियरिटी का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि जो सबसे सीनियर होगा, अब जैसे जनरल यहाँ पे हारून साहब को देखा जाए सबसे ज़्यादा सीनियर हैं तो उनका हक बनता है, उस पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते भी रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा हम उसी को बनाएंगे, हमने माजी से हमने सबक सीखे हैं, हम कोई अपना कोई फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, हम कोई अपने बिरादरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जैसे जनरल भट्ट के केस में हमने ये देखा था। तो उस पर उनका यह कहना था, जिससे एक पहली दफ़ा डिपार्चर नजर आई कि उनके जहन में सीनियरिटी का क्या कंसेप्ट है। तो उन्होंने मुझे नवाज शरीफ साहब ने ये बाकायदा करेक्ट किया, उन्होंने कहा सर ये ज़रा जहन में रखें कि मेरी सीनियरिटी से मुराद ये है कि मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 3 नाम भेजे जाएंगे, एक पैनल आएगा, उन तीनों में से मैं जिसको बना दूंगा वो सीनियर होगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके 2-3 सहाफ़ी जो हैं गवाह भी हैं। हाँ, इसलिए एक तो ये डिबेट ख़त्म होनी चाहिए कि सीनियर से मुराद उनकी वो बंदा है जो आज सीनियर बैठे, और जैसे उन्होंने कहा, आज शुजा नवाज साहब ने कहा कि कोई भी उनमें से वो पिक कर सकते हैं, फिर रॉकेट है। इसमें जो बड़ी डिबेट जिस पे शुरू होगी, जिसका अस्करी साहब कह रहे थे कि आप ये देखें 2007 में हमें आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था, उसके बाद ये पहली दफ़ा 6 साल बाद एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है। पीपल्स पार्टी इस डिबेट में ही नहीं पड़ी थी, उन्होंने उनकी कंटिन्यूएशन करवाई थी जना कियानी की। और नवाज शरीफ साहब का एक बैकग्राउंड है, माजी में भी रहा है, उनके जितने भी जनरल्स रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहे। आज मैंने उन्होंने जब जना मुशर्रफ को पिक किया था तो उनके जहन में ये था कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। और आप यकीनन आप देखें कि जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और ये जना कियानी साहब की इन उम्मीदवारों से खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, अपना होमवर्क भी पूरा किया है। हाँ, लिहाजा देखा जाएगा नवाज शरीफ साहब की एक प्रायोरिटी होगी, जो अब तक उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं जब से वो ये वज़ीर आज़म बने हैं, वो अपना बंदा ही देखेंगे कि कौन सा मुझे सूट करता है, कौन सा मेरे इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल हैं या गवर्नेंस रिलेटेड वट जो भी हैं उनको सूट करता है, वो अपना ही इंटरेस्ट लेंगे, अपना ही बंदा देखने की कोशिश करेंगे। और जो अब तक हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो सारे इशारे जो हैं, और जो इनकी मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब की जना कियानी से, ये कल परसों मुलाकात हुई उनके रिटायरमेंट के ऐलान से पहले, तो यकीनन उन्होंने जनरल कियानी से भी मशवरा किया होगा कि आपके नाम फ्लोट करें। जो सारे इशारे जा रहे हैं वो जनरल राशिद महमूद की तरफ जा रहे हैं कि वो शायद उनके ज़्यादा उनके करीब भी रहे हैं, लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं, जनरल और रफीक तारड़ साहब के बड़े वो उनके सेक्रेटरी रहे। ये वो बातें हैं, हाँ ये वो बातें हैं जो अच्छी लगती हैं इनको मियां साहबान को, कि कौन हमारा लॉयलिस्ट है, कौन हमारे साथ ही रहिए। शुजा नवाज साहब भी हमारे साथ हैं, अस्करी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, और उसके बाद निहायत अहम मामला नए आर्मी चीफ की तकर्री का। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो 3 आदमियों का पैनल आएगा उसमें जिसको वो टिक मार करेंगे वही सीनियर होगा। गुफ्तगू जारी रखते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से। हमारे साथ हैं वाशिंगटन डीसी से जनाब शुजा नवाज साहब, और हसन अस्करी साहब भी हैं, रऊफ क्लासर साहब भी हैं। मैं चलता हूं जनाब शुजा नवाज साहब की जानिब। शुजा साहब, बड़ी हैपनिंग हो रही है पाकिस्तान में। अब ये तो आ गई बात के नवंबर के 2nd वीक में शायद ऐलान होगा कि नए आर्मी चीफ कौन है। ये बयान कीजिएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मज़ाकराती अमल है पाकिस्तान के अंदर तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ, उसके बारे में वाशिंगटन में अमेरिकन जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक तासुर आम है कि जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनके साथ गुफ्तगू को शायद अमेरिका को अच्छी नज़र से नहीं देखता। ये भी कोई सही बात मुझे नहीं लगती, इसलिए कि पाकिस्तानी तालिबान के साथ बातचीत करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात हैं वो भी अमेरिका को उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, और वो नज़र रख रहे हैं। इसलिए कि अगर
अफगानिस्तान में तालिबान हावी होते हैं, ख़ासतौर पे उस इलाके में जो पाकिस्तान की सरहद के साथ मिलता है, तो फिर पाकिस्तानी तालिबान को एक रिवर्स सेंचुरी मिल जाएगी। और जो जंग अभी जारी है पाकिस्तान के हदूद में, वो फिर इनको पनाह मिलेगी अफगानिस्तान में, और ये जंग काफ़ी देर तक रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म साहब को इंतज़ार करना चाहिए 28 नवंबर का। जितना जल्द फैसला वो करें उतनी जल्द ही ये ट्रांजिशन ख़त्म करें। ये उनके फ़ायदे में भी होगी और मुल्क के फ़ायदे में भी होगी, क्योंकि अभी बातचीत का मसला जारी है। उसके अलावा अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, और बहुत ज़रूरी है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो उनका तकर्रर किया जाए। जहाँ तक कि कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, आईनी तौर पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी गई है, उसमें आईन में कोई पैनल का जिक्र नहीं है। ये एक ट्रेडिशन है और ज़रूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उस पर पाबंद हो, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट जिनका जिक्र किया गया राशिद महमूद साहब, उनकी बहुत एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि वो ISI में काउंटर टेररिज्म विंग के इंचार्ज थे। तो जाहिर है वो भी ज़रूर प्राइम मिनिस्टर अपने सामने रखेंगे। उसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनमें भी वो देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स ने जंग में नुमाया किरदार अदा किया है, और मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर होगा ऐसे किसी कैंडिडेट को रखें जो कि जिसकी वॉर एक्सपीरियंस हो या काउंटर टेररिज्म की एक्सपीरियंस हो। जी शुजा साहब हमारे साथ रहे। हसन अस्करी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है शुजा नवाज साहब ने भी, और मैं इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। जो क्लासा साहब कह रहे थे कि अपनी पसंद का या कोई ऐसा आदमी जिससे वो कंफर्टेबल हो, ये माजी में भी तजुर्बा हुआ था अपनी पसंद का, तो वो तो कोई ज़्यादा अच्छा तजुर्बा साबित नहीं हुआ था। देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ये जो तसव्वुर हमारे सियासी लीडरों को हो जाता है कि अपनी पसंद के किसी जनरल को वो आर्मी चीफ बनाएंगे, ये बड़ी डेंजरस किस्म की सोच है, और ये सोच हमेशा गलत साबित हुई है। वजह यह है कि जो आपके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो हाईली प्रोफेशनल हैं, और जो शख्स भी उनमें से आर्मी चीफ बनता है, जब वो इतनी बड़ी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को वो चलाता है, तो वो इंस्टीट्यूशन का बंदा होता है। आर्मी चीफ रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान आर्मी को, और वो हमेशा आर्मी के मुफादात को लेके चलता है, लेकिन उसके लिए वो सिविलियन लीडरशिप से कोऑर्डिनेशन करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है। लिहाजा जो भी प्रोफेशनल सोल्जर होता है वो प्रोफेशनल होता है, वो किसी बंदे का नहीं होता। इंस्टीट्यूशन के मुफादात को प्रोटेक्ट करना, जो इंस्टीट्यूशन के प्रोफेशनल एंड कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, और जो मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट है उसको लेके चलना होता है, और उसमें वो सिविलियन लीडरशिप की कोऑपरेशन सीख करता है। और जो भी आर्मी चीफ होगा वो इस वक्त इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, क्योंकि सीनियर मोस्ट लोगों में से आएगा, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। तो लिहाजा इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग का पैटर्न है वही चलेगा, और पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, क्योंकि जो भी आर्मी चीफ है मौजूदा डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। अच्छा क्लासर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कंटिन्यूटी के हवाले से इन्होंने, हसन अस्करी साहब ने, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और साथ ये बयान कीजिएगा कि ये अचानक हमने देखा कि खबरें छपनी शुरू हुई, और जो आखिरी खबर थी जिसके बाद जनरल कियानी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसकी तो हेडिंग ही ऐसी थी कि जैसे जनरल कियानी लॉबी कर रहे हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। क्या इसने भी कुछ प्ले किया जो फौरी तौर पर अनाउंसमेंट की जनरल कियानी ने अपनी रिटायरमेंट की? ये सभी में पहला, ये आपके दूसरा सवाल का पहले मैं जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है जो इनकी ये शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है इस अनाउंसमेंट से पहले, और जो उनको पेशकश की गई होगी वो शायद इस काबिल नहीं थी कि जनरल कियानी अपने उसको स्टेचर के मुताबिक समझते हों, इसलिए शायद उन्होंने फौरी तौर पर यह ऐलान करना मुनासिब समझा कि अब बात ख़त्म हो गई है, या मज़ीद मुज़ाकरात हुकूमत के साथ एक्सटेंशन रिलेटेड या किसी पोजीशन के लिए वो जारी नहीं रह सकते। तो वो ये बेहतर है कि स्पेकुलेशन की बजाय उनका नाम ज़्यादा डिबेट हो, ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और कुछ और मज़ीद कम्प्लिकेशन पेश हों। उनके अपने कुलीज़ की तरफ से भी शायद एक तरह का अनकम्फर्टेबल एटीट्यूड हो सकता है, पर्टिकुलरली जो पीछे एक 5 हम सीनियर ऑफिसर्स देख रहे हैं। आप ये देखें 2000 ये अब इसमें इनको
एक्सटेंशन दी गई थी पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी दौर में 2010 में मेरा ख्याल दी गई थी। उस वक्त जो बहुत सारे लोगों की प्रमोशन उसमें डिले हुई थी, रिटायरमेंट्स हुई थी और सीनियर लोग ये चले गए थे। अब यकीनन आर्मी की तरफ से भी एक तरह की फीलिंग होती होगी कुलीज की तरफ से कि अब की दफ़ा अगर ये जनक यानी साहब को एक्सटेंशन मिलती तो मजीद 5 जो जनरल्स हैं जो सीनियर, इन्हें घर जाना पड़ता है या ये हो सकता है कि ये सर्व करते रहते, लेकिन एक तरह की प्रमोशन ब्लॉक तो होनी थी। इसलिए कियानी साहब पे मॉरल भी दबाव होगा, इंस्टीट्यूशंस का भी कहीं ना कहीं पे उन्हें फील हो रहा होगा कि मुझे इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए जिससे आर्मी में प्रमोशंस का कोई प्रॉब्लम हो या उनके खुद अपनी रिस्पेक्ट किसी स्टेज पे कम होना शुरू हो जाए और वो ये कहना शुरू कर दें कि जनरल साहब किसी को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। और शुजा नवाज साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं जो अगर नवाज शरीफ साहब अगर उस पर गौर कर सकें, जिसका ये मुझे उम्मीद तो कम है उनसे, कि इस वक्त आपने ये देखना है सॉरी कि पाकिस्तान को किस तरह के ये कमांडर की ज़रूरत है। आपने पीस का दिन है आपके, क्या पाकिस्तान बहुत पीसफुल कंट्री है लिहाजा पीस टाइम का जर्नल चाहिए, या आप एक वार की सिचुएशन में आपको वार टाइम जर्नल चाहिए? ये बहुत बड़ा आपका फैसला होगा। मसलन इसमें जो 2 नाम 3 आ रहे हैं वो बड़े अहम है कि जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं, ऑन ग्राउंड तालिबान से लड़े हुए हैं। उसमें जनरल तारक का नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तालिबान के खिलाफ ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किए हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को डिफीट करनी है, वार आपने जाकर विन करने, तारिक कुड भी वन ऑफ द बेस्ट ये चॉइसेस। इवन जनरल हारून के बारे में कहा जाता है, सवात ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया था। अभी उनके बारे में जनरल राशिद महमूद के बारे में शुजा नवाज साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि वो भी काउंटर टेररिज्म में उनके एक्सपर्टीज है। लिहाजा ये सोचना होगा मियाँ साहब को कि कोई बंदा कश्मीरी नहीं होना चाहिए तो हम ये सोचेंगे उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, अपना बंदा नहीं होना चाहिए, कौन को या हमारा लॉयलिस्ट है। उन्हें इस वक्त देखना चाहिए, अगले 2-3 साल का जहन में रख के सोचें कि पाकिस्तान जो वार एंड टेरर में जो कि हमारी जंग बन चुकी है, वो कौन सा जर्नल होगा जो अपने असाब पे भी काबू रख सकता है, तालिबान को बीट भी कर सकता है, उनको पीछे भी जाके मार सकता है। कौन पाकिस्तान के जो अदरवाइज अगर हमने ऐसा जर्नल हम ये ले आए कि जो वही 6 साल बाद, जैसे हमने जनरल कियानी साहब की लेगेसी देखी है कि 6 साल बाद भी हम तालिबान से पीस के लिए बेगिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। अच्छा क्लासा साहब, मैं रोकूंगा यहाँ पे, मैं मुख्तसर एक, शुजा साहब टाइम कम है, आपका ये कमेंट चाहूंगा कि अब वजीर आजम 23 को मुलाकात करेंगे सदर ओबामा के साथ। क्या आप समझते हैं कि क्या फोकस होगा अमेरिकन का, वहां पर वो जाएंगे और अभी नए आर्मी चीफ का भी तकर्रुर नहीं हुआ होगा, ये कुछ थोड़ा इसमें कोई उनको मुश्किल पेश आएगी मियां साहब को और सदर ओबामा साहब को इस हवाले से? मेरे नज़दीक तो काफ़ी वक्त ज़ाया किया गया है अपॉइंटमेंट में पाकिस्तान के सफ़ीर की, अभी तक वो अपॉइंटमेंट सामने नहीं आई। बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म उसका फैसला करके अनाउंसमेंट कर दें ताकि उनके आने से पहले कुछ ग्राउंड वर्क तैयार किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के आने से पहले 1 महीना पहले उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाशिंगटन आए और कांग्रेस में मिले लोगों से, व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, हर तरफ लोगों से मिले। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही, तो ये बहुत एक जनरलाइज किस्म की डिस्कशन होगी। इससे कुछ एकदम अहम फैसले मैं नहीं समझता कि निकलेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ कदरन बेहतर हो रहे हैं ज़रूर, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन में सीरिया का जो मसला है उसने तमाम वाशिंगटन की एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जद में रखा हुआ है और संभाला हुआ है। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत कम सोच की जा रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब, जनाब हसन असरी साहब और रऊफ क्लासरा साहब। एक अहम फैसला है जिसका पूरी कौम को इंतजार है, तवक्को की जा रही है कि ये नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगा, लेकिन जितना जल्द फैसला हो जाए उतना ही बेहतर होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब शहजाद चौधरी साहब से और डिस्कस करेंगे कि लीबिया और सोमालिया में हमलों के बाद अब ये एक ख़तरा बढ़ गया है कि शायद कुछ लोगों को पकड़ने के लिए अमेरिका पाकिस्तान में भी ऐसा ही रेड कर सकता है। अगर ऐसा रेड हुआ तो क्या पाकिस्तानी उसके लिए तैयार हैं? उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। हफ्ते के रोज अमेरिका ने 2 मुख्तलिफ ममालिक में रेड किए, लीबिया में और सोमालिया में, और वहां पर उनका टारगेट था अलकायदा के रहनुमा अबू अंस अल लिबी बताया जा रहा है। ट्रिपोली में अमेरिकी मरीन ने उनको पकड़ा और उसके बाद यूएसएस सैन एंटोनियो मेडिटेरेनियन में अमेरिकी शिप है जिस पर उनसे पूछगछ की जा रही है। बताया जाता है कि अबू अंस अल लिबी 98 में जो तंजानिया और कीनिया में अमेरिकन एम्बेसीज पर हमला हुआ था उसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। दूसरा हमला सोमालिया में किया गया,
वहां पर अभी ये सामने बात नहीं आई कि टारगेट कौन था। लेकिन एक खतरनाक डेवलपमेंट इस हवाले से कि अमरीकी वजीर खारजा ने मुकम्मल तौर पर डिफेंड किया है इन रेड्स को और ये कहा है कि अमरीका दहशतगर्दों का ताकुब करता रहेगा, कानून के कटहरे में उनको लाने के लिए अपनी तमाम ताकत और कुव्वत इस्तेमाल करेगा। अलकायदा और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें अमरीका के आगे भाग सकती हैं, लेकिन ये दहशतगर्द छुप नहीं सकते। सवाल ये पैदा हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं जहां जो अमरीका को मतलूब है। क्या इस बात का इम्कान है कि अमरीका पाकिस्तान में भी ऐसा रेड करेगा? ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी तरजीहात दुरुस्त ना की, वेस्ट के साथ अगर ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से अगर जो परसेप्शन है पाकिस्तान का कि यहाँ पर महफूज पनाहगाहें हैं, अगर उस परसेप्शन को तब्दील नहीं किया गया तो ये हमले पाकिस्तान में हो सकते हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उन पर अमरीका पहले ही मुख्तलिफ किस्म के उनकी गिरफ्तारियों के लिए इनामात का ऐलान कर चुका है, जिसमें जमात-उद-दावा के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सईद साहब भी शामिल हैं, हकीमुल्लाह महसूद भी वांटेड हैं और मौलाना मसूद अजहर भी। अमरीका उनको एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट समझता है क्योंकि डैनियल पर्ल केस में मुलव्वस उमर सईद शेख के साथ उनके ताल्लुकात थे। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये हमला पाकिस्तान पर अगर हुआ तो इसके बड़े डेवस्टेटिंग नताइज होंगे। क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, ना हम ड्रोन हमलों को रोक सके और ना ही जो 2 मई 2011 में एबटाबाद में जो रेड हुआ था उसके हवाले से भी कोई अभी तक हम कंक्लूसिव ना रिपोर्ट दे सके हैं, ना ही दुनिया को पूरी तरह ये बावर करा चुके हैं कि हम अपनी सोवरेनिटी की जो उसमें मुदाखलत को एक्सेप्ट नहीं करते। इस सारी सूरत हाल पर आज हमारे साथ बात करेंगे जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद साहब। जी वालेकुम समी साहब। शहजाद साहब, ये रेड हुए लीबिया और सोमालिया में, अमेरिकन उसको डिफेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अमेरिकन समझते हैं कि वो उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। क्या होगा? क्या ये जो खतरा है पाकिस्तान में भी मजीद हमलों का, ये आप समझते हैं हकीकत बन सकता है? समी साहब, फिलहाल तो ये ख़तरा फाटा की हदूद तक है, उससे आगे पिछले 10-12 साल में कभी भी कोई अमरीकी दस्ता या अमरीकी एलिमेंट नहीं आया सिवाय एक मौके पे जहाँ पर कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने डिटेक्ट किया और उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जो कि एबटाबाद में हुआ। इसके बाद वो बड़ा साफ और शफाफ तरीके से ये भी कह चुके हैं कि इसके अलावा अगर अमन ज़वारी का कहीं से पता लगता है, वो अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में पाया जाता है तो हम वहाँ पे भी ऑपरेशन करने के मजाज हैं। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं साफ तौर पर। एक चीज़ याद रखिएगा, 2007 के अंदर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक कानून पास किया था, एक ऑर्डिनेंस साइन किया था जिसके तहत वो 3-4 चीज़ों का उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर्स और परमिशन दे दी थी अपनी अफवाज को। एक तो ये कि जहाँ पर भी मुमकिन होगा वहाँ पर अगर हमें इन प्रिंसिपल्स जो बड़े बड़े किरदार हैं जिसका मैंने जिक्र किया आपको 2 या 3, अगर ये नज़र आएंगे तो हम वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड भी लेके जाएंगे। नंबर 2, अगर हम किसी को पीछा कर रहे हैं और उस एंगेजमेंट के अंदर अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उनकी अफवाज को ये हक हासिल होगा कि वो उनका पीछा करते हुए हॉट परसूट में उनको पकड़ सकें या उनको अटैक अपना जारी रख सकें। जहाँ तक 3-4 लोगों का आपने जिक्र किया, मसूद अजहर साहब हैं या बाकी लोग, हाफिज सईद वगैरह, हाफिज सईद के बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इनको इस किस्म का एविडेंस मुहैया करे जो कि हाफिज सईद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है तो वो उसके लिए $1 मिलियन या $10 लाख या जितना उन्होंने कहा है उसके वो हकदार होंगे, जो कि इनाम उन्होंने तय किया है। उन्होंने कोई अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट एज सच नहीं बनाई है। उन्होंने लश्कर तैयबा को ज़रूर प्रोस्क्राइब किया है, लेकिन हाफिज सईद जमात-उद-दावा के हैं, लश्कर तैयबा के नहीं हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जिन लोगों का नाम लिया, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई ऐसे उनके अपने कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन साहब ये तो लेकिन लीगली छोड़ रहे हैं अमेरिकन पर कि वो क्या सोचते हैं। मसलन मौलाना मसूद अजहर साहब, क्योंकि जो उमर सईद शेख थे डैनियल पर्ल केस में, उसकी वजह से उनके लिए वो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। मौलाना फजलुर रहमान खलील जो है, उन्होंने कहा था जब ड्रोन मारे थे 98 में अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा था कि एक जो जहादी जो मरा है उसके बदले में वो 100 अमेरिकन को मारेंगे। तो एक लिस्ट तो बनाई जा सकती है और फिर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त जिस तरह उसका रवैया है ड्रोन हमलों को रोकने के हवाले से, हम तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं गए। नहीं समी साहब, आप अगर चार्जशीट की बात करना चाहते हैं तो चार्जशीट तो इससे बहुत बड़ी बनाई जा सकती है और ये 3-4 लोगों के गिर्द चार्जशीट नहीं घूमेगी, वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ चार्जशीट बनेगी।
इतनी बड़ी चार्जशीट है जो कि अमेरिका बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका गुजरते गुजरते जाते जाते पाकिस्तान के साथ एक दूसरी रियासत है जो कि नॉन नेटो अलाय था, एक जंग छेड़ने की पोजीशन में है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला इस नौयत का होता है, इस किस्म का होता है, तो पाकिस्तान को अपने दिफा में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तक तो हम फाटा की हद तक खामोश रहे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगी, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगी अगर ऐसा हो जाता है तो? किस चीज की ऑप्शंस होती हैं? अटैक जब होता है पाकिस्तान पे, जी, अगर कोई रेड होता है पाकिस्तान पर और किसी इंडिविजुअल को उठाकर ले जाते हैं अमेरिकन, मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर अमन जवारी उनको नजर आएगा तो वो पकड़ के ले जाएंगे, जिस तरीके से उसामा बिन लादेन को पकड़ के। ऑप्शन आपके पास क्या है? आपके मुल्क में ये लोग क्यों मौजूद हैं? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जाके खुद उनको, अगर आपको पता है वो कहाँ है, तो उनको निकाल के यहाँ से बाहर फेंकें ताकि आपके ऊपर ये हमला ना हो। आप कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अमन को तबाह किया हुआ है, और फिर आप उनको छुपा के रखें, फिर पकड़ के रखें, और अगर नहीं पता तो फिर कोई और अगर आके आपको बताता है कि इनको लड़ने का, इनको पकड़ने का ये तरीका है, तो या तो आप खुद कर लें या फिर किसी और को करने दें। तो ये मसाइल हैं जिनको कि पाकिस्तान की रियासत को हम इनको जज्बातियत के अंदर हल नहीं कर सकते कि हम खड़े हो जाएंगे चीन की दीवार की तरह अमेरिका के आगे और हम उनके आगे। तो आप जंग छेड़ लीजिए अमेरिका के साथ, वो तो शुक्र करो 2014 में जा रहा है, उसकी दुम को क्यों पकड़ के उसको खींच के वापस लेके आते हैं? उसके बाद कोशिश करें कि अपने लिए वो सिचुएशन जो है जिसके अंदर के जंग हो सकती है मिनिमाइज किया जाए। अगर पता है कहाँ बैठे हैं उनको निकालें और बाहर करें यहाँ से, और अगर नहीं पता तो अगर किसी को पता बताता है तो जाके पकड़ लें, और अगर उसका भी नहीं पता किसी और को पता लगता है। हमारी रियासत तो उन तमाम ग्रुप से मुज़ाकरात करना चाहती है जिनके ऊपर इल्जामात है कि वो अफगानिस्तान में भी गलत पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत उन लोगों से मुज़ाकरात करना चाहती है जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन है। ये लोग पाकिस्तान की अलकायदा, पाकिस्तान की रियासत को अलकायदा ने टेक ऑन नहीं किया हुआ। यह हमें फर्क करना पड़ेगा। जब तक आप डिसएग्रीगेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आपने सबको पाल के रखा हुआ अपने पास, अलकायदा को भी, अफगान तालिबान को भी, पाकिस्तानी तालिबान को भी। तो फिर तो आप दुनिया के दुश्मन है ना, फिर सिर्फ आप अमेरिका के दुश्मन नहीं है, दुनिया के दुश्मन। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। अपनी हमारी जो सिमुलेशन है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अंदर ये तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। हमारी बातचीत सिर्फ अपने लोगों के साथ है। अफगान तालिबान इस वक्त बैठे हैं, उनके अपने मसाइल हैं, और हम इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि उनके साथ एक नई जंग छेड़ सकें, क्योंकि अमेरिका तो चला जाएगा, अफगान तालिबान और हमारी जंग हमेशा कायम दायम रह जाएगी, क्योंकि हमारे नेबरिंग इलाकों के वो रहने वाले लोग हैं। इसलिए हमें अपनी अकल समझ और अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में सोचना पड़ता है कि हम अफगान तालिबान के साथ जंग क्यों ले बैठे। जहां तक अलकायदा का ताल्लुक है, जिस तरह आए थे, जिनके साथ आए थे, वही इनको लेके जाएं यहाँ से वापस। वो अगर हम उनके साथ जंग करना चाहते हैं, पहली बात है पता, ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, 100, 125 है, 150 है, 50 कितने रह गए इस वक्त। अलकायदा दुनिया में फैल चुकी हुई है। तो जब तक हम डिसएग्रीगेट नहीं करेंगे, उनको अलग-अलग करके नहीं देखेंगे, और फिर अपने हम सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी अपनी तरजीहात तय करना होंगी और बिल्कुल वो फैसले करना होंगे जिससे दुनिया भी मुतमईन हो। अब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत और रियासत फैसला करें कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। लेकिन जो हमला हुआ लीबिया में, ट्रिपोली में, उसमें एक बड़ी अजीब बात थी कि जो मरीन थे वो बज़ाहिर उन्होंने कोई हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं किया, वो ट्रिपोली के घरों ही से निकले और आके उन्होंने ये एक्शन किया। गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में भी तकरीबन 6 से 7 हज़ार अमरीकी यहाँ पर प्राइवेट सिटीजन्स की हैसियत से रह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुख्तलिफ अमरीकी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर अमेरिका ने फैसला किया तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी इस तरह का ऑपरेशन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।